नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मैं और मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी डिम्पी है। आज देखिए बाजार में कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। लगातार दूसरा सत्र होगा जिसमें एक रिकॉर्ड ऊंचाई बनता हुआ दिखा। समान तौर पे हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाजार मजबूत खुला और लगातार मजबूती के साथ ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो अब करना क्या चाहिए? 1 घंटे का कारोबार बचा हुआ है और 1 घंटे कारोबार में क्या करना चाहिए? देखिए निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, वहाँ भी मजबूती देखने को मिली, वो भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। करीब 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है। डिम्पी, कल जैसे आपसे मेरी बात हुई थी और उसके पहले आपने कहा था, गिरावट, फिर कही तेजी के बाद कल भी हमने तेजी देखी। कल आपने कहा था 2:30 बजे, मुझे अच्छे से याद है, कि अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला अगले 1 घंटे में, और अगले 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। आज आपका सुबह टेक था कि बैंक निफ्टी में एक बार तो मुनाफा वसूली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मुनाफा वसूली आएगी। आईटी निफ्टी को ऊपर खींच के लेके जाएगा। आईटी ऊपर निफ्टी को खींच के ले गया, ऊपर रोक के रखे हुए, गिरने ही नहीं दे रहा है। अब लास्ट के 1 घंटे में, अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, और या बैंक निफ्टी को नीचे लेके आएगा? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है और आपने टफ क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली जो पूरी की है ना, वो बैंक निफ्टी के हाथ में है। डिम्पी, आसान सवाल मैं आपसे कभी नहीं पूछने वाला हूं। बन सकता है। मैं आपको एक बात कहता दूं, उसके बाद बताइए अच्छे से। आसान सवाल मैं आपसे कभी नहीं पूछने वाला हूं। नहीं, ठीक है, आपकी बात, आप मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन जो चीज डाटा कहेगा मैं वही बोलूंगा। बिल्कुल, बताइए। मैं किसी भी चीज को आगे और पीछे करके बोलने में ना तो बिलीव करता हूँ, ना ही कुछ, है ना। तो मैं आपको जो डाटा के बेसिस पे बता रहा हूँ, देखिए बैंक निफ्टी के ना मैं आपको कॉल पुट नहीं दिखा सका सामने, नहीं तो मैं आपको 48,000 की कॉल और 48,000 की पुट आपको दिखाता। आप वहीं पे खड़े हो, 47,900 प्लस पे खड़े हो। देखिए, ना कॉल में पैसे बन रहे हैं, ना ही पुट में पैसे बन रहे हैं, दोनों ही लाल निशान में है। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको नोटिस करा रहा हूँ कि एक को ना थोड़ा नीचे आना ज़रूरी है। इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है कि बैंक निफ्टी एक ज़्यादा वॉलेटाइल है और थोड़ा चलाव भी हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज अभी अटेम्प्ट ली है 1 घंटे में, लेकिन इससे पहले बैंक निफ्टी की कोई अटेम्प्ट नहीं थी। बैंक निफ्टी तो उल्टा ड्रैगर भी था। तो मैं बोलूँगा अभी भी आप ना बैंक निफ्टी को शक की निगाह से देखो। आईटी और बैंक दोनों ना आग और पानी जैसे हैं। आप इनको ना बहुत दिनों तक एक साथ नहीं चला सकते। आप चलाएंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में चलते हैं, पहले भी चल चुके हैं कई बार, लेकिन ये बहुत दिनों तक एक साथ चलेंगे ये थोड़ा कहना मुश्किल है। इसलिए एक काम आप कीजिएगा, आप बैंक निफ्टी पे ट्रस्ट कम कीजिए। निफ्टी अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए मनीष जी, मैं कल भी ये बात बोलूँगा, आज भी ये बात बोलूँगा, रिस्क रिवॉर्ड इस समय खराब हो चुका है। जो लोग नए एंटर करना चाहते हैं इस समय, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 1 मिनट के लिए आप फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने जो सुबह एक बात बोली थी, मैं थोड़ा क्लियर भी करता हूँ आपको। बैंक निफ्टी की फ्यूचर प्लेट दिखाना। कल तक ना 350 पॉइंट का प्रीमियम था और अब ये प्रीमियम घटकर सिर्फ 200 पॉइंट का रह गया। एक्चुअली में जिनके पास फ्यूचर की पोजीशंस है ना, उन्होंने कुछ नहीं कमाया। उनके पास आज की तेजिया परसेंटेज जो है ना, वो 0.14% है। अब 1 मिनट के लिए मेरे साथ विंडो काट के जरा निफ्टी बैंक स्पॉट दिखाओ। आप स्पॉट निफ्टी वाला जो सामने आती है, जो आप निफ्टी बैंक दिखाते हो, वहां पर आप परसेंटेज चेक करना। वो परसेंटेज होगा 0.44%। 0.44%। हो क्या रहा है कि जिनके पास पोजीशंस खड़ी हैं, प्रीमियम इतने हाई थे कि वो प्रीमियम ही एडजस्ट हो रहे हैं। आपको मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट्स बताऊं, 87 पॉइंट्स ऊपर है बस, लेकिन वैसे आप निफ्टी को देखेंगे तो आपको दिखेगा 200 पॉइंट ऊपर हो आप। वैसे देखा जाए 87 पॉइंट ऊपर, तो ये प्रीमियम एडजस्टमेंट हो रहा है। और मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा शक की निगाह से इसलिए देख रहा हूं क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और आज हल्की फ्रेश पोजीशंस के साथ ये ट्रेड कर रहा है। रही बात जिनके पास है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। देखिए, आप एक्सट्रीम बुल रन में हो इस समय ना, टेक्निकल्स हर चीज़ भुला दी जाती हैं। आपने कभी होली खेली होगी, जब आप होली खेल रहे होते ना बहुत जोर शोर से अपने यारी दोस्तों के साथ, फिर ये नहीं देखते कि किसको चोट लगेगी, किसको क्या लगेगा, फिर आप होली के खुमार में होते हो। आप फिर आप सावधानी थोड़ी कम कर देते हो। कुछ वैसे ही बाजार के अंदर एक खुमारी है बाजार की, बुल्स की। तो एक खुमारी कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, लेकिन आप एक सजग इन्वेस्टर की तरह खड़े रहिए। आपको 200 पॉइंट छोड़ने हो छोड़ दीजिए, लेकिन 2000 पॉइंट का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं
मैं कई बार बोल चुका हूँ टीवी पे और कई बार अपना एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, ये भाव और भावनाओं का खेल है। भाव तो हम जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन भावनाओं ना इंडियंस का थोड़ा सा रहता है, भावनाओं पे जल्दी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो भावनाओं से हम हार जाते हैं। सौदा फंस जाएगा ना तो उम्मीद जगाए रखेंगे, नहीं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, वो आता ही नहीं है, फिर आपको डीप स्टॉप लॉस में लेके कटता है। तो थोड़ी भावनाओं को कंट्रोल करने का आज का सीज़न है और इस समय सतर्क इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बस ये मेरा जवाब है। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, आप मेरे को और ग्रिल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। चूंकि भाव और भावना की आपने बात कर ली ना, और क्या है ना कि एक बार आप बता देते हैं तो हमारे दर्शकों को भरोसा हो जाता है, फिर अगले 1 घंटे का ट्रेड ढंग से कर पाते हैं। भाव और भावना की बात बताइए तो बस। और आपने होली की बात कर ली है, तो होली में मतलब लाल और हरा 2 रंग तो होते ही हैं बाजार में। मुझे सिर्फ ऊपर का आप कोई रेजिस्टेंस बता दीजिए, नीचे का कोई सपोर्ट बता दीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, अगले 1 घंटे के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी लोगों को। देखिए, हाँ तो चलिए मैं अगले 1 घंटे का ही बता देता हूँ। आप निफ्टी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 21,300 के ऊपर की आज की क्लोजिंग लगती है कि मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। आप नए एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 21,300 का लगा लो, अगर कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं तो छोड़ देना आप। ठीक, आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये जो 200 पॉइंट की तेज़ी एकदम से बैंक निफ्टी पे आई ना, यही आपका स्टॉप लॉस है। आज आप बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट गुम हो जाएंगे तो बैंक निफ्टी का सौदा आप फिर देखभाल के BTST कीजिएगा, हो सकता है ना भी करो आप। ठीक है, तो अगर ये 200 पॉइंट के ऊपर और बैंक निफ्टी चल जाता तो ठीक है, तो आप तो ट्रेल लगा के बैठो, नए वालों के लिए मना है। और पूरा मतलब आज सुबह भी हमने एक लाइन बोली थी मनीष जी, अगर आप सुन रहे होंगे टीवी पे भी, और मैंने कई दर्शकों के सामने बात रखी थी, नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को जाना नहीं है। तो ये पॉइंट हमने सुबह सुबह बहुत क्लियर किया था कि पुराने वालों को जाना नहीं है, नए वालों को आना नहीं है। तो ये पॉइंट हमने सुबह बता दिया था। ये आने जाने की कहानी जो आपने सुबह सुबह बताई थी, एक बार सुन लेते हैं ना, आपने बताया, एक बार देख लेते हैं इसका प्रमाण। आईटी और बैंक को आप एक साथ नहीं चला सकते बहुत दिनों तक, और एक साथ गिर भी नहीं सकते, तो इसमें दोनों में से किसी एक को तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि आईटी इंडेक्स डेज हाई पे खड़ा है, सेकंड डे है ये, तो कन्विक्शन दिलवा रहा है, लेकिन जहाँ पे कन्विक्शन लूज हो रहा है वो थोड़ा बैंक के अंदर हो रहा है। ये आईटी इंडेक्स देखेंगे आप 4% ऊपर है, कल तो 2.5% ऊपर था, आज 4% ऊपर है। बैंकिंग का दिन उतना अच्छा नहीं है, और इन दोनों में से किसी एक को तो नीचे आना ही था, और आज बैंक निफ्टी नीचे आ गया। CPT नाउ स्वदेश के साथ, और ये है डिम्पी का दम। डिम्पी कई बार नहीं मानते हैं, वहाँ जोड़ लेते, कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है, जो है सो सामने है। और डिम्पी ने जो बताया सो होता हुआ दिखा, और अगले 1 घंटे के लिए डिम्पी ने आपको बता दिया कि 21,300 के नीचे उनको लग रहा है कि निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होगी। और बैंक निफ्टी में जो 200 अंकों की तेज़ी दिख रही है, उसको आप बतौर स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अगर वो खत्म होता है तो फिर आपको संभलने की जरूरत है, फिर आप BTST मत कीजिएगा। अब 3 जानकारों को जोड़ते हैं हमारे साथ। राजेश पालविया जी हैं, नितलेश पावस्कर हैं, और संतोष मीना है। आप तीनों का शुक्रिया और नमस्कार। राजेश जी, शुरुआत आपके साथ ही हम करेंगे। कौन से ट्रेडिंग पिक्स आप बता रहे हैं अगले 3 घंटे के लिए या 1-2 दिनों के लिए? गुड आफ्टरनून मनीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला ट्रेडिंग पिक तो आईटी से ही रहेगा, और आईटी में लार्ज कैप आईटी स्टॉक TCS हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, और आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम लास्ट ट्रेडिंग सेशन से जो कंटिन्यू हुआ है, और आज भी एक फॉलो अप बाइंग एक्शन है। TCS में हमें लगता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने, ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 3860 3880 तक के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना करीब 3750 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करेंगे वो PSU बैंक में, और उसमें हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे। वीकली चार्ट पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिख रहा है 219 रुपए 20 रुपए के ऊपर। तो हमें लगता है अब ये 220 के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है वो 235 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे 220 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करेंगे वो रहेगा पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प NBFC में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है। जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। NBFC
इस मार्केट में जनरली काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं, तो पूना वाला फिनकॉर्प हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करें यहाँ पे जो आ सकता है 465 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 430 के आसपास। की खरीदारी करने की सलाह पूना वाला फिनकॉर्प उनको पसंद आता है। इसके अलावा टीसीएस पसंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा है जहां मजबूती देखने को मिल सकती है। खरीदारी करने की तमाम स्टॉक्स पे आप फटाफट कॉल सारे देख सकते हो और नोट भी कर सकते हैं। अब नितलेश के पास चलते हैं। नितलेश, आपके तरफ से कौन से पिक्स है? देखो, मैं एक कॉल के साथ जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टाटा स्टील में एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, लेकिन कंडीशनल ट्रेड होगा। आज करे या फिर मंडे को करे, 137 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ही हम लोग इसमें लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे। 130 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 150 रुपीज का पहला टारगेट होगा। अगर 150 को होल्ड कर देता है तो ये स्टॉक में एक बड़ा पोटेंशियल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। पोजीशन जो है वो कैश में बनाना है, फ्यूचर्स में पोजीशंस नहीं बनाना है, क्योंकि मार्केट अभी हायर लेवल के ऊपर है। यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुक या फिर एक झटका देखने को मिल सकता है। तो कैश में अगर हम लोग पोजीशंस लेंगे तो लाइट रहना काफी अच्छा हो सकता है। टाटा स्टील में खरीदारी करने के लिए 150 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने की इसमें सलाह दे रहे हैं। अब फटाफट चलते हैं संतोष मीना के पास। संतोष, आपके तरफ से कौन सा शेयर है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरे 3 कॉल्स है, तीनों ही बाइंग साइड के। पहला तो मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि जब मैंने शेयर किया था एक कॉल जब 636 के आसपास चल रहा था, अभी रिसेंटली 10-15-20 मिनट में एक बड़ा मूव आ गया। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आप इंट्राडे में तो मूव आ चुका है, लेकिन आप इसको पोजिशनल बेसिस पे लीजिए। मल्टी मंथ ब्रेकआउट आ रहा है, एक क्लासिकल सिमेट्रिकल ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल बोल लीजिए, उसका ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक पूरे साल भर परफॉर्म नहीं किया है, अब चलने के लिए रेडी है। और फंडामेंटली भी बात करें तो वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है इन फाइनेंशियल सेक्टर। और मुझे लगता है जब एफआईएस की बाइंग आएगी तो वन ऑफ द प्रेफर्ड बेट रहेगा। तो इसको आप इंट्राडे के हिसाब से 655 का टारगेट रहेगा, और पोजिशनल के हिसाब से अगर आप रखते हो तो मुझे लगता है 750 रुपए तक के टारगेट आसानी से अचीव होते नजर आएंगे। तो आज का तो लगभग के पास ही है 655 का, यहाँ पे 630 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा भी टाटा स्टील रहेगा। टाटा स्टील भी काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेटल स्टॉक्स में एक चमक बढ़ते नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, और सुबह जो चाइना के आईआईपी डेटा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एक लग रहा है कि यहाँ पे टेम्पररी तेजी तो एटलीस्ट बन रही है मेटल स्टॉक्स में। तो टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे 142 का टारगेट रहेगा, 133 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक मेरा मिड कैप स्टॉक रहेगा, वो है वीआरएल लॉजिस्टिक। इस काउंटर की भी बात करें तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस था 770 के आसपास का, आज उसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ निकला है। स्टॉक का फंडामेंटल्स भी अच्छे और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो यहाँ पर आप 810 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 765 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 2 फ्यूचर्स हो के आपके, एक कैश का स्टॉक आपने दे दिया वीआरएल लॉजिस्टिक। इस शेयर को जरूर ध्यान रखिएगा। टाटा स्टील, एसबीआई संतोष जी की लिस्ट में भी है। नितलेश जी ने अपनी कॉल्स दे दी है। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ हैं गुरमीत चड्ढा, उनसे जरा करते हैं बातचीत। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। एक ऐसे मुकाम पे आपसे बातचीत हो रही है जिस मुकाम पर हम पहुंचने के बाद ना जिनके पास पोजीशन नहीं है उनका दुख भी समझ सकते हैं, और जिनके पास पोजीशन है उनके सुख के आगे दुख थोड़ा छुपा हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सौदा कहाँ काटे। मान लीजिए रखा भी हुआ है, कट भी गया ना, तो उनको और 1000 पॉइंट जब बैंक निफ्टी चलती है तो वो दुख उनके सुख से ज़्यादा गहरा हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो पा रहा है ये दोनों के लिए कि भी क्या करें क्या ना करें वाला टाइप। गुरमीत जी थोड़ी हेल्प कीजिए कि बताइए जरा क्या करें। जिनके पास पोजीशन नहीं है वो क्या करें, और जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें। थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, बाजार का ये टाइम एंड अगेन प्रूवन है, अगर आप बेस्ट 6-7 दिन मिस कर देंगे साल के तो रिटर्न आधा हो जाता है इक्विटी का, और अगर आपने बेस्ट 10-12 दिन मिस कर दिए तो लगभग रिटर्न फ्लैट हो जाता है। अब आप देखिए आईटी इंडेक्स, देखिए जब से फेड ने पिवट किया है 10% इंडेक्स आ गया आईटी, और आईटी जो था सबसे अनफेवर्ड सेक्टर था। इसलिए बार बार हम ये बात बोलते हैं कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रोटेशन अब साइकिल्स बहुत फास्ट हो गई। सडनली अगर अच्छा मूव आएगा और बाजार 4-5 दिन में अच्छी न्यूज को थोड़ा भी रिलीफ होगा तो उसको डिस्काउंट कर देता है। हमने यही चीज पीछे बैंक्स में देखी थी। बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, आपने बात करी, परेशान थे हम सब। एचडीएफसी 1450 पे था, आईसीआईसीआई का 8 महीने का फ्लैट परफॉर्मेंस था, एसबीआई 550 पे के आसपास पे था, और आप देखिए बैंक निफ्टी में कितना लगभग 48,000 हो गया। तो मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस समय एक चीज से जो आपको बचना चाहिए वो है फोमो,
क्योंकि आप मिस कर गए हैं और आप इस समय आप जो बहुत जल्दी अगर आप करेंगे तो वो आप एक गलती तो आप कर चुके हैं टीम कॉल लेने की, उसके बाद आप दूसरी गलती करेंगे। तो थोड़ा-सा बैलेंस व्यू रखिए। मेरा ये मानना है कि मार्केट 2024 के जो जब जैसी स्टेट इलेक्शन रिजल्ट आए, वो जो प्री इलेक्शन रैली है वो अब हो रही है, जो शायद मई-जून में होती, वो आपको शायद अब देखने को मिल रही है। थोड़ा-सा बाज़ार ज़रूर कंसोलिडेट करेगा, वैल्यूएशंस कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेस्ड हैं, मिड और स्मॉल कैप में। तो बाज़ार जब मौका देगा तो आप उसको स्टैगर्ड वे में एलोकेट करिए और कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं कुछ टाइम में। वहाँ पे आप ग्रेजुअली धीरे-धीरे अभी से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी है, रेलवे रिलेटेड जो कैपेक्स हो रहा है, थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा बट मैसिव कैपेक्स हो रहा है। 3000 नई ट्रेन्स का अनाउंसमेंट हुआ है। अभी हमें ट्रैक्स को काफ़ी हद तक रिले करना है। बहुत जगह आईपी ट्रांसफर हुआ है टेक्नोलॉजी का, पहले ये इश्यू था। बहुत जगह आईपी ट्रांसफर हुआ टेक्नोलॉजी का। तो उससे मुझे लगता है कि आईटी की कमेंट्री बदलने वाली है 1-2 महीने में। क्योंकि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएँगे, आपको शायद थोड़ा अभी अर्ली करना पड़ेगा और शायद पेन लेना पड़े 1 क्वार्टर का। बट ये कमेंट्री चेंज होगी। आपको याद होगा कि सब सब लोग डिजिटल की बात कर रहे थे जब कोविड हुआ था। आप देखेंगे अब डील्स में जो अनाउंस होंगी या मैनेजमेंट होगी वो एआई की बात करेगी अगले साल। तो हर हर 2-3 साल में एक नया डिसरप्शन आता है जो टेक ओवर करता है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है जो आउट ऑफ फेवर सेक्टर है, एग्रोकेमिकल्स, आईटी, कुछ हद तक फार्मा में जो एक पॉकेट है, सीडीएमओ, थोड़ा बहुत एक्सपोज़र वहाँ पे बिल्ड करना शुरू किया जा सकता है। गुरमीत, जितने भी आपने सेक्टर्स बताए, मैं सेकंड क्वेश्चन इसलिए आपसे ले रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है जो आपने अभी बात रखी। जितने भी आप सेक्टर्स बता रहे हैं, आप मेरे को एक सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा बुलिश है वो बता सकते हो आप? जैसे भी आपने 4 सेक्टर बताए। तो मैं एनर्जी को लेके जी बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आप देखिए हमारी अभी 500 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है भारत की, जिसमें से पौने 300 जो है वो थर्मल है और बाकी हमारी क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी है। बट जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पावर यूज़ करते हैं, वो अभी भी मैक्सिमम थर्मल करते हैं क्योंकि रिन्यूएबल में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पीएलएफ है, प्लांट लोड फैक्टर जिसे कहते हैं, स्टोरेज इश्यूज़ है और हमें 500 गीगावाट और ऐड करना है अगले 6-7 साल। तो लगभग 60-70 गीगावाट आप हर साल ऐड करेंगे। आप इमेजिन करिए जो डिमांड होने वाली है केबल्स एंड वायर्स की, इंसुलेटर्स की, ट्रांसफॉर्मर्स की, ये बहुत बहुत बड़ा गेम। हम अभी तक सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूसर्स पे फोकस करते हैं। जो एंसिलरीज हैं, जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा आप देखिए कैसे पावर फाइनेंस कंपनीज में मूव आया है। चाहे वो पीएफसी रहा हो, चाहे आरईसी रहा हो, चाहे जो रिसेंटली लिस्टेड तो होता क्या है फ्रंट एंड हो जाता है। बहुत सारा रिटर्न फ्रंट एंड हो जाता है। तो एनर्जी मुझे एक बहुत बहुत पॉजिटिव स्पेस लगता है। दूसरा मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी में अभी बहुत अर्ली साइंस है रिकवरी के। वहाँ पे आपको बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगी जैसे-जैसे इलेक्शंस आएँगे, तो एग्रोकेमिकल बड़ा बीटन डाउन स्पेस है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी जो है बन सकती है। कुछ टू व्हीलर एंसिलरीज़ है मुझे लगता है अभी भी जूस है। जैसे-जैसे नंबर रिवाइव होंगे टू व्हीलर्स के, वैसे-वैसे एंसिलरीज़ में भी अच्छा अच्छा जूस देखने को मिल तो ये 3-4 और कुछ हद तक आईटी आईटी में थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा बस आपको और थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है अगर जनवरी के नतीजे अच्छे नहीं हुए। तो आईटी थोड़ा और मीडियम टर्म अगर लेंगे तो मुझे लगता है अच्छा अच्छा बन सकता ठीक। ठीक है गुरमीत जी, हम समझ गए। और कई बार क्या होता है ना, जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाला मामला भी होता है। कई बार क्या होता है ना कि आपके पास स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होती है कि आपका कम होता है। एक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, और उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे होते कि क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, क्या बेचूं क्या ना बेचूं टाइप। तो कुछ कुछ वैसा इस समय मार्केट के अंदर भी हो रहा है। जो प्लेंटी हो रही है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर दिया सर ने। विनय रजानी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं। आज फिर से जानते हैं उनसे ऑप्शंस का चैंपियन। विनय जी, कल आपके कॉल्स काफ़ी शानदार थी, जरा बताइए कौन सा ट्रेड है? जी, गुड आफ्टरनून। तो आज मेरी तरफ से एक स्ट्रेटेजी रहेगी स्टॉक ऑप्शंस में, वो है एसबीआई में। एसबीआई में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है 620 622 पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन था, इसका रेजिस्टेंस आसानी से निकल गया है और अभी प्राइस उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो अभी ये तेजी थोड़ी लंबी चल सकती है ऐसा लग रहा है, पूरे दिसंबर मंथ तक चल सकती है ऐसा लग रहा है। एसबीआई में अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने देखा है, तो मैं यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी एसबीआई में
सजेस्ट करना चाहूंगा, वहां पे मैं 650 का दिसंबर का कॉल लेने के लिए बोल रहा हूं, जो 11 रुपए 75 पैसे के आसपास उसका प्रीमियम चल रहा है। तो ये कॉल आपको लेना है 650 का, और साइमल्टेनियसली आपको 660 का कॉल ऑप्शन बेचना है, जो जिसका प्रीमियम 7.85 है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 9150 तक का हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस जो है वो 5850 रुपीज तक का हो सकता है। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और इसका जो ब्रेक रहेगा वो 654 पे रहेगा। तो अगर दिसंबर मंथ में 655 के ऊपर रहता है तो वहां पे आपका ब्रेक इवन रह सकता है इस स्ट्रेटेजी का। तो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में से लार्ज कैप एसबीआई में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, और उसको बुल कॉल स्प्रेड के जरिए यहाँ से फायदा ले सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये कह रहे हैं कि इसका ये जो हेज स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे मिल रही है, बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं, यानी कि जहाँ पे खड़े हो वहाँ की प्लस करो और जहाँ तक जाएगा वहाँ की कॉल को बेच दो। और थोड़ी देर पहले हमारे संतोष मीना जी भी बता रहे थे कि एसबीआई पे उनका कन्विक्शन काफ़ी हाई है। तो ये स्ट्रेटजी भी नोट कर लीजिए, आपने संतोष मीना की कॉल्स भी नोट कर रखी होंगी, और बैंकिंग में काफ़ी दम दिखता है। 10 में से 9 लोग इसलिए घाटा बनाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता डेरिवेटिव्स में। आपको अच्छे से रखना है, सारे स्टॉप लॉस का नियम ढंग से पालन करना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद सभी मेहमान बने हुए हैं, उनसे कुछ और चर्चा करके कुछ एक स्टॉक्स पता कर रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, हालांकि बाजार में कई बार ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन जब आप एक्सट्रीम बुल रन के अंदर होते हो तो ये कंसेप्ट, ये भ्रांति भी दूर कर लेनी चाहिए। आज मार्केट ने वही दूर करने की कोशिश भी की है, स्पेशली बैंक निफ्टी ने। निफ्टी का तो खैर पता ही था क्योंकि आईटी की हेल्प से चलना ही था, पर बैंक निफ्टी ने ये भ्रांति आपकी थोड़ी दूर कर रहा है कि जब एक्सट्रीम बुल रन होगा ना तो सारी चीज़ों को वो इग्नोर मार देगा। 325 पॉइंट की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी बाकायदा इस समय डेज हाई पे और नए शिखर पर भी पहुंच चुका है। और ज़्यादातर आपको एनालिस्ट अब बैंकिंग, एसबीआई तो खैर आपको दे ही रहे हैं। एक काम और करते हैं, ज़रा कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में जिक्र करते हैं। नाल्को 6% ऊपर है। नितलेश जी एक बार ज़रा जल्दी से चेक करेंगे आप, इसको बीटीएसटी करना है। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम के नाम से मिलेगा आपको। जी, यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये गैप एरिया है 114 के आसपास का, तो मैं स्टॉक को अवॉइड करूंगा क्योंकि हेवी रेजिस्टेंस है। अगर नीचे आता है 105 या 104 को तो मंडे को देखा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग करना थोड़ा सा अवॉइड। अवॉइड करना तो कर लेंगे सर, हम अवॉइड ही करेंगे, इसको नहीं लेते इसको। एक काम और करते हैं, एचईजी को एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं, 4.5% ऊपर है। एचईजी और ग्रेफाइट दोनों एक साथ चलते हैं। ग्रेफाइट को भी दिखाना आप, करीब 4% ऊपर है। ग्रेफाइट और एचईजी पे कोई सौदा बनता है क्या संतोष सर, जरा चेक करेंगे। यस डिम्पी, मेटल स्टॉक्स की तेजी के साथ ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं। हालांकि व्यू मेरा बुलिश है, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास है थोड़ा सा, ये 1875 के आसपास रेजिस्टेंस है, और उसने आज का हाई एचईजी ने वहीं लगाया। उसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ी तेजी जरूर बनेगी। तो अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर से थोड़ा सा वेट कर ले, 1880 के ऊपर टिकने दे, और थोड़ा सा अगर एग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं तो करंट लेवल पर आप 1750 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। सिमिलरली ग्रेफाइट में भी यही व्यू है, ग्रेफाइट में भी यहाँ पर रेजिस्टेंस 350 के आसपास इसके ऊपर टिकता है, तो हमको 600-620 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 525 का। सीधे तौर पर ग्रेफाइट इंडिया में 525 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। एनटीपीसी का चार्ट दिखाइए, अभी सडन स्पाइक देखने को मिला है शेयर में, शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा है, एकाएक तेजी देखने को मिली। देखिए करीब 3.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा है, 305 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी क्या राय होगी एनटीपीसी को लेकर, अभी अभी तेजी आई है? तो मनीष जी, राय तो एक ही है इस तरीके के मार्केट में कि बने रहें, अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक चल रहा है, क्यों कौन सा स्टॉक इतने मोमेंटम, इतनी मैग्नीट्यूड से मूव हो रहा है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि एक बाइंग फोर्स जो लगा हुआ है मार्केट में और एक एक्सट्रीम बुलिश जो मार्केट का बिहेवियर हमको देखने को मिल रहा है, उसके चलते इसी तरीके के मूव बनते हुए दिख रहे हैं। और ये सडन जो मूव बना है एनटीपीसी में, करंट वीक में भी ऑलमोस्ट देखे तो 7% ऑलरेडी यहाँ पे गेन देखा है इस वीक में। अभी भी बने रहने की सलाह है, क्योंकि जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है पूरा पावर स्पेस में, एनटीपीसी 301 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखे, और हो सकता है ये मोमेंटम इसको 312 315 की तरफ भी लेके जाए।
को होल्ड करने की सलाह 301 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर चलिए 312 315 तक के जोन में जाता हुआ दिख सकता है। राजेश जी, एक सवाल मुझे आप पूरे पीएस उस पे स्टॉक्स पे ओएमसी स्टॉक्स पे देखिए, आज के ट्रेड में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमने देखा था विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ी तेजी, रिजल्ट के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली, फिर एक दो दिन का मुनाफा वसूली, वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखी है। इन तीनों में कोई शेयर आपको एक पसंद आ रहा है क्या? तो हमें लगता है यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक थोड़ा सा मार्केट को एंटिसिपेशन था कि शायद रेट कट पेट्रोल डीजल के होते हुए दिखेंगे, जिसके चलते एक प्रॉफिट टेकिंग बनी, लेकिन वापस यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो बुलिश ही है। एचपीसीएल हमें यहाँ पे काफी पसंद है, जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है मल्टीपल सप्लाई जोन का मंथली चार्ट पे। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 415 की तरफ पोजिशनली आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 376 के आसपास रखना होगा। तो एचपीसीएल एक शेयर जहां पे मजबूती और देखने को मिल सकती है, 376 रुपये के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब इस बाजार में भी 3 स्टॉक्स देखिए जहां पे तेजी नहीं गिरावट देखने को मिली। इरेडा देखिए 10% का लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। आरईसी देखिए वहां गिरावट देखने को मिल रही है, और पीएफसी देखिए वहां दबाव देखने को मिल रहा है। इन तीनों शेयर में हमने एक बड़ी रैली देखी थी खासतौर पर। गुरमीत जी, मुझे आपसे ये समझना है कि क्या इन शेयरों में एक बार के लिए मुनाफा वसूली करने का मौका है, और ये गिरावट क्या एक मौका दे रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस रैली को मिस कर दी, और जो डिम्पी लगातार कह रहे हैं सुख और दुख का जो परिभाषा उन लोगों ने बताया, उसमें किस परिभाषा पे आ रही है? पीएसयूज को स्पेशली जो फाइनेंसिंग आर्म्स है पावर, जो टैक्टिकल पोर्टफोलियो में रखूंगा, कोर में नहीं रखूंगा। अगर आपको बहुत शार्प रनअप मिला है तो कोई बुराई नहीं है थोड़ा सा, अगर आप और आज लोअर सर्किट लगा है, आईपीओ लिस्ट हुआ, उसके बाद वो 100% ऊपर चला गया। और देखिए इनके एनपीए रिकग्निशन नॉर्म्स बहुत अलग होते हैं वर्सेस जो नॉर्मल आरबीआई रेगुलेटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसीज हैं। तो अच्छे वक्त में अच्छा चलते हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस समय बैंक्स में बेटर रिस्क रिवॉर्ड है। आपको एचडीएफसी बैंक शायद 2.1 बुक वैल्यू पर मिलता है, 14 के फॉरवर्ड अर्निंग पर मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 या 9 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 1.2 बुक वैल्यू पे है। आईसीआईसीआई बैंक नहीं चला, अभी आप देखेंगे तो 2 के आसपास, 2 सवा 2 के कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू पे। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बैंक्स में ज्यादा। और देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा रिस्क बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऐसे मूव आते हैं रिस्क बढ़ता है। जब मार्केट गिरता है तो रिस्क घटता है, बट वो साइकोलॉजी आपको ये बोलती है कि बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करें और कैरिड अवे मत से। ये रिटर्न्स जो है सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, बट ये मैं मानता हूँ कि इंडिया 3-5 साल की एक बहुत अच्छी साइकिल, डेकेड भी बहुत अच्छा है, बट नियर टर्म में थोड़ा सा वैल्यूएशन, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन जरूर दें। बिल्कुल गुरमीत जी वही बात बोल रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने बात रखी थी कि जब आप थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो नुकसान आपका होगा अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो। इसलिए बैंक निफ्टी को आप देखिए क्या ताबड़तोड़ तेज़ी आई है। 200 सवा 200 पॉइंट की बढ़त थी, अब 400 पॉइंट की बढ़त हो चुकी है। निफ्टी हालांकि उतना स्पीड से नहीं चल रहा क्योंकि ऑलरेडी वो आईटी चला चुका है, बट बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग करवा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले राजेश सर भी आपको ये बात बता रहे थे कि इस यूफोरिया में तो एक ही चीज़ का पालन करो, वह है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। कुछ समझने की जरूरत है, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो इस समय समझ के सौदा मार्केट के अंदर बढ़ेगा ना, उससे सौदा ही नहीं लगेगा, उससे लगेगा ही नहीं सौदा, क्योंकि वो उसकी आदत होगी 6 पैरामीटर्स को चेक करने की। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब आपको जरा इंडिया विक्स दिखाओ 1 मिनट के लिए, जरा स्क्रीन पर इंडिया विक्स को दिखाओ। 6% आया सडन स्पाइक बैंक निफ्टी के साथ बढ़ के। विक्स तभी बढ़ता, विक्स 2 चीज़ों का सूचक है, पहला वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ना, और दूसरा सूचक है फेयर बढ़ना। फेयर किस चीज़ का? तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, चलो मैं दूसरा हिस्सा मान लेता हूँ, वॉलेटिलिटी बढ़ी तो वॉलेटिलिटी ने बैंक निफ्टी को उड़ा के लेके गई। तो आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। यही विक्स अगर बढ़ रहा होता, अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो शायद मैं सौदा ही पंच ना करता, क्योंकि मेरा विक्स बढ़ रहा है। तो ये एक थोड़ी सी आपको समझदारी के साथ काम करना होगा इस समय। और मैं फिर से बात बोलूँगा कि वॉल्यूम को कम कर लो तो अच्छे से मैनेज करोगे, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत होती हुई दिखेगी आपको। आगे बढ़े, 1-2 चीज़ें ज़रा और समझ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, ऑलरेडी एसबीआई काफ़ी लिस्ट में था, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार पता कराते हैं। संतोष सर जरा बैंक ऑफ बड़ौदा भी चेक करना, बीओबी। यस, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा। इंटायर इशू बास्केट मुझे अच्छा लगा। इशू बैंक में तेजी देखने को मिल रही है, और
बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करें तो यहाँ से इसमें भी तेजी के इंडिकेशंस दिख रहे हैं। आप पोजिशनल बेसिस पे 220 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में हमको 236 242 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। काम और करते हैं हम, जरा बंधन बैंक के बारे में भी पता कर लेते हैं। बंधन बैंक का चार्ट भी आप स्क्रीन पे लेके आइएगा। और एक पॉइंट मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ, कंपनी के एमडी मिस्टर चंद्रशेखर घोष ने हमसे खास बातचीत की है। वो अपने रिटेल पर्सनल लोन को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं, यानी कि उन्होंने फोकस बढ़ाया है। आइए सुन लेते हैं इस बातचीत को और उसके बाद फिर इसके बारे में इसका चार्ट भी चेक करवाएंगे। आपका सबसे बढ़िया रसगुल्ला मोमेंट अगर हम लास्ट 8.5 साल में बात करें तो क्या रहा है? Rasgulla Cup, if you say that the best moment of the life in the time of banking license जो दिन मिला, that is my Rasgulla time on the life. वो जो स्वीटनेस है वो नहीं जाती। दैट इज गुड टू हियर। इसके अलावा आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे पिछले 8-8.5 साल में, और हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि बैंक ने रिकमेंड भी किया है कि आगे जो टर्म है वो चंद्रशेखर घोष जी का एक्सटेंड हो और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लंबित है। तो आगे अगला जो आपका ग्रोथ का प्लान है वो कौन सा स्वीट मोमेंट आपको लगता है आगे जाके हो सकता है जिसमें आप बहुत खुश होंगे कि मेरे कार्यकाल में और एक और चीज जुड़ गई? नहीं, खुश तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ही होता है। वो जो भी जितना भी ग्रोथ प्लान किया वो ग्रोथ अचीव हो जाता है तो अच्छा लगता है। मतलब जो टारगेट्स रखे हैं अगर वो अचीव हो जाएं तो मतलब काम हो गया ये एज ए बैंकर। और काफी कम लोग जानते होंगे इस बात को कि चंद्रशेखर घोष जी सिर्फ बोर्ड रूम तक सीमित नहीं रहते हैं, वो ब्रांचेस में भी जाते हैं, वीकेंड्स में कस्टमर्स से मिलते हैं। बोर्ड रूम में जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती हैं वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं ये भी चेक करते हैं। क्यों करते हैं सर आप जनरली हमने देखा है कि लोग हॉबीज को पूरा करने में वीकेंड्स बिताते हैं, लेकिन आप तो फिर वापस बैंक चले जाते हैं। नहीं, अब देखिए बोर्ड रूम में जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन ठीक है, तो बंधन बैंक को लेकर मैनेजमेंट अपना व्यू पॉइंट और थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही है। हमारे रिपोर्टर ने उनसे बैंक की कम पर्सनल सवाल थोड़े ज़्यादा पूछ लिए तो वो भी आपको सामने शेयर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बंधन बैंक का चार्ट चेक करवा लेते हैं। नितलेश जी जरा चेक कीजिए, तो 4.5% ऊपर है। BTST करना छोड़ें। 257-260 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको निकालता है तो इसमें बढ़िया अपसाइड मोमेंटम 290 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मंडे को देखेंगे, आज के लिए अवॉइड। मैं समझ सकता हूँ, मैं जब भी किसी शेयर के बारे में पूछता हूँ तो ज़्यादातर एनालिस्ट से सोचते होंगे कि मैं क्या बोलूँ, अभी चल भी नहीं रहा, टूट भी नहीं रहा, तो उनके पास एक बढ़िया चीज़ होती है, अगर इसको पार करेगा तो फिर ये और चलेगा। और जो बात सच भी है, लेवल से ही सब कुछ चल रहा है ना, तो 57 पार करेगा तो और चलेगा। तब तक आप खुद समझ गए होंगे भाव और भावनाओं का खेल। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। और अब 400 पॉइंट ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने सेंसिबल डिसीजन का वो मत कीजिएगा। ये तो राजेश सर भी बता देंगे। राजेश सर, आप भी ना बहुत सालों से ट्रेडिंग में है, कई बार ऐसा मौका आता है कि जब स्क्रीन अलाउ ही नहीं कर रही होती है कि हम सौदे पंच करें, लेकिन आपकी आंखों के सामने स्क्रीन लगातार बढ़ रही होती है, उस केस में आप क्या करते हो? तो देखिए डिम्पी जी, इस तरीके की यूफोरिक मार्केट में जनरली जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड स्टॉक है उन्हीं में जो प्रॉफिट है उसी को एंजॉय करना, यही एक रणनीति रहती है। नया ट्रेड डिप्लॉय करना इस तरीके के यूफोरिक मार्केट में या नया इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तो क्योंकि जनरली इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन तो यही होती है कि जब आपको अट्रैक्टिव प्राइस पे कोई स्टॉक अवेलेबल हो तभी उसे बाय करना चाहिए। वही एक सही समय होता है जहां से आपके रिस्क आपके फेवर में होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन जहां पे अभी भी मोमेंटम नहीं बना, जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में, पिछले 4-5 सेशन में हमने आईटी स्टॉक्स में, ITBs में जरूर निवेश करवाया है। वहां पे हमें एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से सेक्टर मिल रहा था तो वहां निवेश किया है। दूसरा सेक्टर जो हमें अभी भी पसंद आ रहा है, जहां पे अभी भी मोमेंटम नहीं बना है, वो है केमिकल स्पेस।
तो केमिकल स्पेस में हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पे हमें लगता है कि एक अच्छा नियर टर्म चार्ट पे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बन चुके, ऑलरेडी बेस बन चुके हैं और एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, तो वहां हम निवेश जरूर करवा रहे हैं। और तीसरा सेक्टर हमें फर्टिलाइजर, ये 3 सेगमेंट अभी हमें लगता है जहां पे अभी भी एक कंसोलिडेशन के बाद तेजी की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है इस तरीके के बाजार में भी। बाकी सारे सेक्टर तो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट सब तेजी ही दिखा रहे हैं, तो वहां अभी थोड़ा सा दूरी बनाई हुई है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, हम जरूर ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस, लेकिन निवेश के लिए तो हम जहां पे अभी भी एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं कंसोलिडेशन के बाद, वहीं फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सौदा पंच करते समय आपने आपको बिल्कुल क्लियर कर लिया करो कि आप इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो। ट्रेडर हो तो छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट के साथ काम करना है, इंट्राडे या 2-4 दिन का स्विंग। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आपको वैल्यू हंटिंग करनी है और आपको ये समझना है कि आपके किस दाम पे आप इस चीज़ को ले रहे हो। ये बात सर ने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। राजेश सर, जब आपने इतनी बात कर ही दिया, हिंट थोड़ा आपने टीजर दे ही दिया कि आप केमिकल्स और फर्टिलाइज़र में बुलिश हो, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा मूव आया नहीं है। एक शेयर बता सकते हो जिस पे आप नज़र गड़ाए हुए हैं, जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये शेयर है, इसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, या फिर ले रहे हो या फिर लेना चाहोगे? दो बताता हूँ मैं। मुझे आरती इंडस्ट्री और यूपीएल, ये 2 स्टॉक यहाँ पे काफी पसंद आ रहे हैं। और अगर आपको कैश सेगमेंट में जाना है तो नौसिल, ये 3 स्टॉक्स पे हमारी नजर है और ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ऑलरेडी रिकमेंड किया है पोजिशनल बेसिस पे। और हमें लगता है कि ये तीनों स्टॉक में बेस बिल्डिंग ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है। नौसिल में तो हाउएवर एक ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ चुका है। तो आरती इंडस्ट्री, यूपीएल और नौसिल, ये तीनों स्टॉक्स हमारे रडार पे, और हमें लगता है कि ये थोड़ा यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। और आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेंगे अपवर्ड साइड में। ठीक है डन सर, एग्री ऑन दिस पॉइंट की भी यूपीएल, आरती इंडस्ट्रीज और एक नौसिल, 3 शेयर सर ने आपको बता दिए। एक काम आप कर लो, वैसे तो नौसिल का सर कह रहे हैं उनके हिसाब से ब्रेकआउट आ गया, आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बता दो ये तीनों शेयर। यूपीएल हमें भी लगता है कि सर 2-4 दिन से इसने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है और ये 600 के ऊपर आज जो क्लोज कर रहे हैं ना, इसका क्लैरिफिकेशन है, पुख्तापन है। संतोष सर, एक BTST STBT दोनों की फ्रीडम है आपको, कोई है तो बताइए सर फिर। यस, मैं बीटीएसटी के जाना चाहूंगा। बीटीएसटी एक मेटल है और एक पीएसयू स्पेस से दूंगा। आईटी स्टॉक्स भी अच्छा लग रहा है, हालांकि 2 दिन में बहुत रनअप आ चुका है तो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है। एक यूनियन बैंक है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 126 का स्टॉप लॉस लगाइए, 133 का टारगेट रहेगा। मेटल स्पेस में मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जाना चाहूंगा, इसमें भी एक अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 862 का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 890 का टारगेट रहेगा। ठीक है, यूनियन बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों। यूनियन बैंक के अंदर सडन स्पाइक भी आया, खैर अब तो सभी के अंदर ही आ रहा है। सडन स्पाइक भी क्या करेगा, जब इतना जोर का मोमेंटम मार्केट के अंदर आ रहा होता है तो फिर सडन और नॉन सडन दोनों ही शेयर्स आपको ठीक दिखते हैं। मार्केट से ऑल टाइम हाई आपको इस समय आके ट्रेड करवा रहे हैं और ये हफ्ता अपने आप में बाजार के लिए काफ़ी शानदार रहा। आप एक हफ्ते का रिटर्न दिखा सकते हैं खाली बैंक निफ्टी और निफ्टी का, एक वीक का, सिर्फ एक वीक का पॉइंट्स के हिसाब से दिखा पाएँ तो 7 डेज 550 पॉइंट बैंक निफ्टी चला, यानी कि 21,000 के हम नीचे थे और इस बार हम 21,500 पे आसपास क्लोज कर रहे हैं। सेम बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं आप। दिस वीक बैंक निफ्टी 3 गुना यानी कि 1500 पॉइंट होने चाहिए, कम चला है, 850-900 पॉइंट चला है, तो इसके पास भी अभी रूम है कि थोड़ा और अभी चल सकता है। टिपिकली 1:3 में चलता है, इसलिए मैं बता रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर और चेक करवा लेते हैं। ठीक है, मनीष जी भी इनफैक्ट हमारे साथ। मनीष जी आप पूछे ना सवाल, मैं तो पूछते ही रहूँगा सर सवाल। डिम्पी, एक शेयर देखिए जिस पे एक ज़माने में आप बहुत चर्चा करते थे। अभी 250-350 के आसपास मैंने देखना शुरू किया, 370 का भाव हो गया है। राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट दिखाइए, पता नहीं क्या हुआ है पर एक शानदार तेजी देखने को मिली। शेयर देखिए अभी एकाएक जो है जोरदार तेजी देखने को मिली और लगातार शेयर ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये नेटलेस BTST कैंडिडेट लग रहा है क्या राजेश एक्सपोर्ट? यहाँ पोजीशंस लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा और साथ साथ 355 ये एक स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ चलना चाहिए। को कम क्वांटिटी के साथ BTST कर सकते हैं। एक स्टॉक और दिखाइए, वो भी इसमें सडन स्पाइक देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। अर्बिन लिमिटेड जोरदार तेजी देखने को मिली, एक 250 के अब पार जा रहा है। राजेश, इस पर कोई राय होगी कि आपकी? अर्बिन लिमिटेड पे तेजी और बढ़ रही है शेयर में।
तो देखिए बिल्कुल काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है यहाँ स्टॉक में भी 250 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में एक क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ऑलमोस्ट स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक का मोमेंटम हमें लगता है जो भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में रहते हैं वहां पे इसी तरीके के मूव आते हैं। थोड़ी थिन बाइंग भी अगर आएगी तो स्टॉक में मोमेंटम काफी तेज प्राइस में देखने को मिलता है, बिकॉज सेलर सब बैकफुट पे, किसी को भी अभी बेचना नहीं है, तो बायर्स को अपने ऑर्डर फुलफिल करने के लिए इसी तरीके के प्राइस मार्केट में यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखते हैं। तो अरविंद लिमिटेड में भी मोमेंटम तो तेजी का है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 238 होना चाहिए, अपसाइड में हो सकता है ये स्टॉक 270 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 270 272 तक भी देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक जल्दी से और दिखाई, टाटा कम्युनिकेशन। हमने देखा इसमें तेजी थी, थोड़ी देर पहले गिरावट है, वापस एक सडन स्पाइक देखने को मिला, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है टाटा कम्युनिकेशन। संतोष, क्या रहा कि टाटा कम्युनिकेशन पे बीटीएसटी की जा सकती है क्या? यस डेफिनेटली इसमें बीटीएसटी किया जा सकता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एक अच्छा ब्रेकआउट आया काउंटर में, एक मोमेंटम अच्छा दिखा रहा है। इमीडिएट जो टारगेट आ रहे हैं इसके 1850 रुपए तक के आ रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए। आप 1800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ये रहा तो 1800 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हो और मजबूती देखने को मिल सकती है। चूंकि अब 2 दिनों की छुट्टियां हैं तो अगले हफ्ते के लिए बहुत सारे बड़े ट्रिगर्स हैं और ये जानना बेहद अहम है कि कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं, क्योंकि उसका असर बाजार पे और शेयरों पे होगा। तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम संदूर मैंगनीज के साथ। बोनस इशू को कंसिडर करने की बोर्ड की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा वेदांता सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं। एस लिमिटेड का जो बायबैक इशू है वो खुलने जा रहा है और एसईपीसी का राइट्स इशू जो है वो बंद होने जा रहा है। ईसी ट्रिप प्लानर्स को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा दिसंबर 19 को हमारी नज़र रहेगी एक्सेंचर के अर्निंग्स पर। सैटर्न क्रेडिट के अगला स्टॉक रहेगा फोकस में, क्योंकि फंड रेजिंग कमेटी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इनकी बैठक होने जा रही है। वो इशू प्राइस कंसिडर करने वाले हैं QIP के लिए। ओवरऑल इसी के चलते हमारी नज़र सैटर्न क्रेडिट केयर पर भी रहेगी। दिसंबर 20 को फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आएंगे। ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है और डेफिनेटली इसी के चलते इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। दिसंबर 21 को अगर हम देखें तो US की तरफ से थर्ड क्वार्टर का GDP डेटा एक्सपेक्टेड है। फेड जो इन्फ्लेशन का मेट्रिक टारगेट करते हैं, कोर PCE प्राइस इंडेक्स, इसका भी जो डेटा है ये दिसंबर 21 को आएगा और उसी के साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी एक्सपेक्टेड है। ये दिन पर वीकली एक्सपायरी है। SBFC फाइनेंस भी फंड रेजिंग प्रपोजल्स को कंसिडर करने वाले हैं। आर सिस्टम्स को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। दिसंबर 22 को कैनफिन होम्स पर हमारी नज़र रहेगी। डिविडेंड इशू पर कंपनी की चर्चा होगी। SIS का जो बायबैक खुला था वो बंद होगा दिसंबर 22 को। और आखिर में हम फोकस करेंगे प्राइमरी मार्केट्स पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्शन नज़र आया है। दिसंबर 20 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 कंपनीज लिस्ट होंगे, डॉम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कोऑपरेशन। दिसंबर 18 को आखिरी दिन है आइनॉक्स इंडिया के IPO के लिए सब्सक्राइब करने के लिए। दिसंबर 18 टू 20 3 नए IPOs खुलने जा रहे हैं, मुथूट माइक्रोफिन, मोती सन्स जूलर्स और सूरज एस्टेट डेवलपर्स। दिसंबर 19 टू 21 हैप्पी फोर्जिंग्स, RBZ ज्वेलर्स, क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग का IPO खुलने जा रहा है। और आखिर में दिसंबर 20 से 22 तक आज़ाद इंजीनियरिंग का IPO खुलेगा। तो लार्जली सेकेंडरी मार्केट के साथ प्राइमरी मार्केट्स पर भी हमारी नज़र रहेगी। अगले हफ्ते के लिए कई सारे जो है IPO आ रहे हैं, उस पर नज़र होगी। शुक्रिया वामाक्षी ट्रिगर्स बताने के लिए। अब फटाफट देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही जा रहे हैं, उसी के आसपास बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। डिम्पी और राजेश जी को एक साथ स्क्रीन पर लाइए। डिम्पी, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, बस 2 शब्द में जवाब चाहिए, फिर मैं राजेश जी से के पास जाऊँगा। BTST करें या प्रॉफिट बुक करके जाएं, निफ्टी बैंक निफ्टी? कोई BTST नहीं, प्रॉफिट बुक करना आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपने 1-2 दिन में खरीदा है तो। बेच के तो नहीं जाए, STBT करके, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके। राजेश जी, आपकी क्या रहा है, BTST या प्रॉफिट बुक करें? नहीं, पोजीशन होल्ड ही रखेंगे, BTST करेंगे अभी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मंडे मॉर्निंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, लेकिन अभी ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, लॉन्ग साइड के ट्रेड अभी भी कैरी करेंगे। ट्रेंड इज फ्रेंड, और जैसा कहते हैं, और डिम्पी और राजेश जी दोनों का कहना है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे डिम्पी, शो के शुरुआत में आपने कहा था
कि फोर्स के साथ हो सकता है और तेजी देखने को मिला, कमोबेश वही होता हुआ दिखा। आपने तो कहा था निफ्टी पे कि ये 21,300 के नीचे तो नहीं जा रहा है, 21,500 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बाजार में भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें कमजोरी है, लेकिन अभी आप देखिए HDFC बैंक का चार्ट देखिए, ICICI बैंक का चार्ट देखिए, SBI का चार्ट देखिए, तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप IT स्टॉक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। जो भी टॉप गेनर IT स्टॉक्स है उसमें सारे आप देख सकते हैं, परसिस्टेंट में तेजी है, TCS है, इन्फोसिस है, तमाम IT स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में बायोकॉन का चार्ट दिखाइए, हल्की सी खरीदारी देखने को मिली है, बहुत अच्छी तेजी तो नहीं है। संतोष, बायोकॉन को लेकर क्या राय होगी आपकी? बायोकॉन इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है नहीं, कोशिश जरूर कर रहा है बॉटम बनाने की, बट बहुत इसमें मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। वहीं मैं फार्मा स्पेस पे बुलिश हूँ, अभी IT और बैंक चल रहे हैं इसलिए वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा फार्मा चलेगा, बट बायोकॉन को अवॉइड दूसरे काउंटर में अपॉर्चुनिटीज है। ये हफ्ते भर के जो रिटर्न है मार्केट ने आपको काफ़ी शानदार दिए, 900 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी के अंदर, करीब 500 पॉइंट निफ्टी के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले हफ्ते भी बाजार चल सकता है, बट हम इतना ही कहना चाहते हैं राजेश सर और मैम कि जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। हो सकता है आपको मंडे को थोड़ा मिल जाए, लेकिन आप इतनी जहमत और इतनी लड़ना क्यों चाह रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से? लड़िए मत, छोड़ दीजिए, और जब गिरेगा ना तो आप प्रॉफिट बुकिंग में आएगी, वो भी ठीक ठाक आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से निफ्टी में बहुत बारूद आ चुका है। तो ये थोड़ा भी सेटल करने पे आया ना अपने आप में, तो तब जितने पॉइंट्स हफ्ते भर में चला उतना वापस भी ले सकता है आपसे। तो इसलिए लड़िए नहीं अभी, जब ट्रेंड आपको दिखेगा वही आपका फ्रेंड बनेगा। अभी तो बुलिश ट्रेंड है, इसलिए आंख बंद करके बुलिश का ही नाम जपिए अभी आप। हो सकता है मंडे को आपका स्टॉप लॉस कट जाए जो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जा रहे हो, लेकिन फिर भी सावधान रहो। अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करो जो कि खतरे से खाली हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक दो शेयर और पता कर लेते हैं। शेयर भी क्या पता करें, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है मैं पूछूं क्या गेस्ट से, और मेरे को 100% यकीन है गेस्ट भी यही सोच रहे होंगे क्या बताएं, पता नहीं क्या पूछे जा रहे हैं ये भी। चलो एक काम करता हूं फिर मैं। राजेश सर, आपने TCS दिया था और आपके बताने के बाद काफ़ी चला है वो, एक बार उसमें इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें या फिर लेके जाएँ, इसको कैरी करें? तो डिम्पी जी देखिए, मार्केट का फोर्स इससे पता लगता है कि TCS जैसा शेयर आपको स्क्रीन पे 100 रुपए की तेजी 1 घंटे के ट्रेड में ही देखने को मिल रही है। इस तरीके का मार्केट तो हमने काफी समय बाद एक्सपीरियंस किया। आई थिंक 2008-9 में इस तरीके के मार्केट एक्सपीरियंस करने को मिलते थे कि इस तरीके के लार्ज कैप स्टॉक्स इंट्राडे बेसिस पे इस तरीके के मूव दिखाते हुए दिखे। तो TCS देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, 100 रुपए मिल रहे हैं आपको ट्रेड में तो बुक कर सकते हैं, लेकिन IT एक नया फ्लेवर है मार्केट के लिए। ये 2 ही दिन हुए अभी इस तेजी को चालू हुए को, स्पेशली लार्ज कैप IT में। मिड कैप IT तो काफी चल चुके हैं और काफी अच्छे मोमेंटम हमने काफी समय से देखा मिड कैप IT, और आपके शो पे कई बार डिस्कस भी किया है, और हर बार हमने यही व्यू रखा था कि मिड कैप IT जरूर आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप IT को, और वही होता हुआ भी दिखा। लेकिन अब लार्ज कैप में रैली बनी है, तो हमें लगता है कि जो कैरी कर सकते हैं उन्हें थोड़ा सा रिस्क लेके कैरी करना चाहिए। हो सकता है फॉलोअप बाइंग मंडे को भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी ये फ्रेश मूव ही बना है लार्ज कैप IT में। हो सकता है फॉलोअप बाइंग मंडे को भी कंटिन्यू रहते हुए। ठीक है, 2 दिन की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद IT ने ना केवल पूरी रंगत ही बदल दी बाजार की। जो लोग कह रहे थे कि टॉप बन रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसके सिग्नल भी दिख रहे थे। ऐसा नहीं कि बाजार में सिग्नल नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये IT के अंदर आते ही आप देखिए ना, TCS और इन्फोसिस दोनों मार्केट के लीडर्स हैं, दोनों कहाँ चल रहे हैं 5-5%। आपको मैं बताऊं 5% तो बेहतरीन रिजल्ट लाने पर भी नहीं चलते, बिना रिजल्ट बिना न्यूज़ के, सिर्फ इस चीज़ के कि हाँ कि US के अंदर स्थितियाँ ठीक हो रही हैं, ब्याज दरें कम हुई है, DNA चेंज हो रहा है, US मार्केट्स के अंदर ग्रोथ आएगी तो IT को ग्रोथ मिलेगी, और थोड़ा अंडर वैल्यूड थे तो चर्निंग का बेनिफिट देखिए। ये तो आज की मैं बता रहा हूँ 5-5%, कल के जोड़ दूंगा तो 10-10% का रिटर्न देश के 2 दिग्गज बड़ी कंपनीज ने दे दिया, TCS इन्फोसिस। छोटों का तो हिसाब किताब ही अलग है, उसको बैठने आएंगे तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस शुक्रवार को आप एंजॉय कीजिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, 2 दिन और तरोताज़ा रहिए। मार्केट अपने जिस जगह पर खड़ा है, बस थोड़ा सा समझदारी आपको करनी है, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, आप समझदारी के साथ बाजार में काम कीजिए। कम पोजीशंस रखेंगे, अच्छी हैंडल होगी। 280 पॉइंट के साथ आज निफ्टी करीब क्लोज करेगा, और इसने ना केवल 21,300 को बचाया बल्कि 21,500 के बेहद करीब लेके गया। आज 2 हिस्से ट्रैप हुए थे, 21,200 वाले लोग ट्रैप हुए, और उसके बाद
47,500 800 वाले भी आज ट्रैप करके बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर क्लोज करके। तो दोनों ये शॉर्ट कवरिंग ट्रैप्ड वाली पोजीशन आपको मार्केट के अंदर दिख रही होगी। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो कांटे की टक्कर चल रही है। एडवांस डिक्लाइन टिपिकली मार्केट्स के बड़े शेयर्स की होती है जो हमने आपके सामने रखते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि वेटेज वाले शेयरों का वेट आज एकाएक काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको एनालिसिस के अंदर बहुत तेज़ी, जबकि एडवांस डिक्लाइन आमने सामने खड़े होते दिखेंगे। ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। इंडिया विक्स भी शूट कर गया है, 13 के ऊपर वापस से आ रहा है, तो ये पॉइंट भी नोटिस करने वाला होगा। थोड़ा सा संभल कर शांति से बढ़िया तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा सोमवार को जब से भी आपको मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया नितेश जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सबके वीकेंड बहुत बढ़िया हो और सोमवार को आपसे वापस मुलाकात होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।